हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2020 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर और ऑलमोस्ट हमने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चंस भी हम काफ़ी कवर अप कर चुके हैं। हम यहाँ पर MCQs वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों, आपकी सोफिया मैम आपके साथ में केमिस्ट्री के एक और नए टॉपिक के साथ में। तो पढ़ते हैं हम आगे। MCQs वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत जल्दी पेपर कंप्लीट होने वाला है एंड देन हम 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। सो 2020 को जल्दी से टाटा बाय बाय बोल देते हैं, फटाफट आ जाइए। हमने कहाँ तक कर लिया था? देखिए, हमने लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, देखिए पैटर्न चाहे किसी भी साल में पेपर आए, पैटर्न जो MCQs का रहता है वो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक आपको असर्शन रीजन ही आते हैं हर बार। उसके पहले वाले जो आपके 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके चूज़ द करेक्ट रहेंगे, जिसमें से आपको 4 में से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। और उसके पहले के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो 1 वर्ड टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको 1 वर्ड डिसाइड करना रहता है। पैटर्न हमेशा आपको वही मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट किसके थ्रू नहीं होता? इज नॉट गिवन बाय, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। ठीक है, तो देख लेते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में हम, किसके थ्रू आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इथेनॉल, सेकेंड ऑप्शन है आपका, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपका, सेकेंड ऑप्शन भी इथेनॉल, थर्ड ऑप्शन है आपका पेंटेन 2,1 और फोर्थ है पेंटेन 3,1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है पेंटेन 3,1। तो हम पहले भी कवर अप कर चुके हैं इसको, हम पेंटेन 3,1 और इसका हमने किस तरीके से आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है वो भी पढ़ा हुआ है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाएं, पेंटेन 3,1। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ठीक है। चलिए, है ना। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये आपको बताना है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की तरह बिहेव करता है। देखिए, इसके अंदर जो ऑप्शन है मिथाइलामाइन, ठीक है, फिर बी वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है डाइमिथाइलामाइन, ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है ट्राइमिथाइलामाइन, और फिर दिया हुआ है एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, हमने अमीन्स के अंदर एक पूरा पढ़ा था, ये बेसिसिटी के ऊपर एक पूरा लेक्चर मैंने आपको करवाया था। तो क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस होता है और स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पर ना ही टर्शरी को हम लेंगे, टर्ड को लेंगे, ना ही प्राइमरी को हम लेंगे। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो सेकेंडरी होता है, जिसको हम कह रहे हैं डाइमिथाइलामाइन, उसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं वो सेकेंडरी अमाइन होते हैं। मतलब कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डाइमिथाइलामाइन ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 10,
which structural unit present in detergent makes it non biodegradable। तो देखिए यहाँ पर कौन सी ऐसी स्ट्रक्चरल यूनिट है जो डिटर्जेंट में प्रेजेंट होती है, जो इसको क्या बनाती है, बायोडिग्रेडेबल बनाती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल बनाती है। तो विच स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट इन अ डिटर्जेंट मैक्स इट अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे, है ना, जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो सारे आपके वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अब आपको इसके आंसरिंग करना पड़ेगी। तो देखिए कौन सा स्ट्रक्चरल यूनिट पार्ट होता है जो डिटर्जेंट में प्रेजेंट होता है और उसको बायोडिग्रेडेबल बनाता है। तो वो पार्ट होता है, देखिए, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट। जो डिटर्जेंट के अंदर हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट, उसी की वजह से जो डिटर्जेंट होता है उसका कैरेक्टर कैसा हो जाता है, उसका कैरेक्टर नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो कौन सी स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट रहेगी डिटर्जेंट के अंदर उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए, और इसके लिए जो सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ पीवीसी। तो बेटा पीवीसी क्या होता है, पीवीसी कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड को। पीवीसी को हम क्या बोलते हैं, पीवीसी को बोला जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। 11 से 10 नहीं 9 पे जाना है ना मुझे, हाँ। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है विनाइल क्लोराइड। क्या होती है वो होती है विनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हमारा रहता है उसकी जो मोनोमर यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इथीन जो पॉलीथीन रहती है उसकी तो मोनोमर यूनिट मालूम ही होगी कि उसकी जो भी इथाइलिन या इथीन जो होती है वो पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट होती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यू नो दैट वेरी वेल। अब ये जो आपका देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये जो होती है ये आपकी इथाइलिन होती है, पॉलीथीन होती है, जो कि पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट है। ठीक है, बस विनाइल क्लोराइड बनाने के लिए यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन कम करना है और यहाँ पे क्लोरीन लगा देना है। तो एक हाइड्रोजन कम होकर जब यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाता है इसके साथ में, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है विनाइल क्लोराइड, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की क्या है, मोनोमर यूनिट है। तो इसी का जब हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं विनाइल क्लोराइड का, तो हमें पॉलीमर मिलता है जिसको हम PVC कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH.Cl। तो स्ट्रक्चरल ऑफ मोनोमर ऑफ PVC की अगर हम बात करें तो वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो जाएगा। और इस मोनोमर यूनिट को हम क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया हुआ है, will the rate constant
constant of the reaction depend upon if the activation energy of the reaction is 0, है ना। क्या बोल रहा है वो कि क्या रेट कांस्टेंट जो भी रिएक्शन का रहेगा वो डिपेंड करेगा अगर जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाती है तो क्या रेट कांस्टेंट रिएक्शन के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो भी है वो आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, वो आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर है कि जो भी रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर जो भी एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन की होती है वो अगर 0 है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, ऐसा नहीं होता क्योंकि कोई भी रेट कांस्टेंट जो रिएक्शन का रहेगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की वो अगर 0 हो जाए तो टेम्परेचर से फिर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर हो जाएगा। फिर मैं एक और आपको करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कर लेते हैं, फिर 1 to 6 जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, 8 तक हो गया, 7 आउट ऑफ जिंक एंड टिन whose coating is better, whose coating is better to protect iron object। तो हमने रस्टिंग के अंदर ये टॉपिक पढ़ा था कि हमने गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पढ़ी थी रस्टिंग से बचाने के लिए। और वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जिस पर जिंक की जो होती है वो लेयरिंग करवाई जाती है आयरन मेटल के ऊपर, आयरन आर्टिकल के ऊपर, जिससे उसके ऊपर रस्टिंग होने से बच जाती है। तो जिंक और टिन में से अगर सबसे बेस्ट कोटर कोई माना जाता है जिसकी कोटिंग से आयरन प्रोटेक्ट होता है तो वो हो जाएगा आपका जिंक। तो ये हमने कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 12 से लेकर 7 तक हमने पूरा क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे 1 to 6 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बाकी हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी आती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में तो वो टॉपिक को आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। 2020 के टाइमिंग पे 2020 का पेपर सॉल्व करना है, पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है, केवल हमारे 6 MCQs है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। जिनको भी 2020 केमिस्ट्री का पेपर पढ़ना है प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है, 2020 केमिस्ट्री डालना है और वहाँ से जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको वहाँ से लेकर और कवर अप करना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।